हाँ जी, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कर लिया था और उसके कुछ नल रिजल्ट्स आए थे, है ना। और नल रिजल्ट्स पे हमने क्या किया था, नल रिजल्ट्स पे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन रिजल्ट्स एक्सप्लेन हो नहीं रहे हैं नल। तो फिर हमने क्या किया, एक कंफर्मेशन दे दी कि ईथर नहीं है और दूसरा कि स्पीड c सेम रहता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम की प्रॉब्लम आपको क्लियर है, इसमें ये कंक्लूजन आपको क्लियर है, राइट। हाँ, तो अब क्या था, इसके बाद हमारे पास 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दो पोस्टुलेट्स दिए और उसके हिसाब से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स दिए, जो हमने इस चैप्टर में पूरे डिस्कवर करने हैं, पूरे पढ़ने हैं या उन्हें उन पे काम करना है, रिलेटिविटी किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट तो बड़ा आसान था, ऑल द फिजिक्स लॉज, जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं, फंडामेंटल, वो सारे के सारे इनिशियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, वो बदलने नहीं वाले। ठीक है, ऑल द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स लॉज रिमेन्स सेम। किसमें बात कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में। तो ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसमें स्पेशल असल में पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन को, यानी कि जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम्स ओनली। इनर्शियल फ्रेम्स में एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। वो एक्सेलरेशन जीरो के लिए हम बात करते हैं कि STR की बात कर रहे हैं। अगर आप इसे नॉन जीरो एक्सेलरेशन में बदल दोगे तो फिर ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विल बिकम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, फिर जनरल हो जाएगी ये। तो यहाँ पे आपने यही ध्यान रखना है, यहाँ पे बात जो हो रही है वो किस में हो रही है, वो इनर्शियल फ्रेम्स में हो रही है। ओके, और ऐसे ही आप बात करोगे दूसरी कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की, दैट c रिमेन्स सेम, और c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसे हम बोलते हैं, वो वही रहेगी। आप किसी भी फ्रेम में चले जाओ, आप किसी भी तरह से किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू देख लो। हमने लास्ट टाइम ये लिया था ना कि अर्थ अगर उसी डायरेक्शन में जा रही हो तो c माइनस वी, ऑपोजिट जा रही हो तो c प्लस वी। कैसे भी चले जाओ, ऑब्जर्वर कैसा भी ले लो, फ्रेम कहीं पे भी ले लो, आपको क्या होगा, c रिमेन्स सेम कांस्टेंट, 3 × 10⁸ वही रहेगी, कोई इससे वेरिएशन नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये दो पोस्टुलेट्स हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्हें दिया था और ये फंडामेंटल लॉज फॉलो होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये तो हुई बेसिक चीज। दूसरी तरफ हमारे लिए प्रॉब्लम क्या थी, इसी के साथ में इससे अगली चीज भी करेंगे, दैट इज लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये दो पोस्टुलेट्स को भी फॉलो करना है, इनको भी मानना पड़ेगा, और बाकी चीजें भी हैं कि जैसे हमने लिखा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक लॉज ऑफ मैकेनिक्स को तो एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ती है इसे को तो कर देती है, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ती है और वेव इक्वेशन की बात करते हैं हम, जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के ऑलमोस्ट बराबर हो, जो वेव्स फॉलो करती हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जहाँ पे लॉज चलते हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही हो, वहाँ पे ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी नई ट्रांसफॉर्मेशंस बनानी है, नई ट्रांसफॉर्मेशंस जो इसके साथ भी वैलिड हो और इसके साथ भी वैलिड हो, दोनों के साथ कंसिस्टेंट हो। ठीक है, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस दी थी लॉरेंट्ज ने, ही वॉज ए मैथमेटिशियन, और उन्होंने काफ़ी टाइम लगे रहे वो, और ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई
बेसिकली इनकी 5 प्रॉपर्टीज जो थी वो फॉलो करती थी। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमें? ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो क्या होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। लीनियर मतलब एक्स वाई जेड जो है वो उसी में, या टाइम भी उसी में बात करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टी स्क्वायर इसमें बात ना करे, वो बात किस में करे? एक्स वाई जेड और टी में, पावर्स नहीं आनी चाहिए उसमें। लीनियर में वैसे ये होता है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर सके, क्योंकि वेव्स वो प्रिंसिपल फॉलो करती हैं। ओके, तो एक और पॉइंट क्या है कि अगर मान लो v लेस देन c हो जाए, मतलब वेलोसिटी जो है किसी भी पार्टिकल की बॉडी की वो c से बहुत कम हो जाए, तो क्या होना चाहिए? तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन बन जानी चाहिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी बहुत कम है तब तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आंसर दे ही रही हैं। हमें तो हाई वेलोसिटी के लिए चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेशंस काम कर सकें, तो ये वाला रूल भी फॉलो होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज, अगर मान लो हम स्लो होते होते जीरो ही हो जाए, वेलोसिटी अप्रोचेस क्या इक्वल टू ही जीरो हो जाए, अगर जीरो ही हो जाए तो ये क्या बन जानी चाहिए? लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जानी चाहिए? आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिकल मतलब एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स और y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z एंड t डैश इज इक्वल टू t। मतलब s और s डैश फ्रेम में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। ओके, अच्छा, अब एक पॉइंट और कि अगर हमें s से s डैश जाना है तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन बना ली, लेकिन अगर s डैश से s वापस आना है तो क्या करें? तो ये जो है ये ऐसे अप्रोचेबल होना चाहिए जस्ट बाय रिप्लेसिंग v विद -v। तो उन ट्रांसफॉर्मेशंस में अगर उन ट्रांसफॉर्मेशंस में हम v को -v पुट कर दें तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन एक फ्रेम से दूसरे की जगह दूसरे से पहले में आनी चाहिए। दीज आर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब वो इनवर्स भी फॉलो करती हूं। ठीक है, ओके। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो रिलेटिविटी के लॉज हैं, रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन, रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन, ये c को ना बदलें। मतलब जो लाइट की वेलोसिटी है वो v है तो वो c ही रखें। ऐसा ना हो कि वेलोसिटी एडिशन के लॉज वेलोसिटी की ऐसी वैल्यू दें जो c से कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो, लाइट की वेलोसिटी को c से कुछ ज़्यादा या कुछ कम कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर c ही रहता है तो ही बात बनेगी, तो ही हमारे रूल्स क्लियर होंगे, अदरवाइज लॉ या ट्रांसफॉर्मेशन गलत मानी जाएगी। ठीक है, तो ये 5 रूल्स के साथ या 5 कंस्ट्रेंट्स के साथ 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिकली उन्होंने, ही वॉज ए वेरी गुड मैथमेटिशियन, और उन्होंने मैथमेटिकली ऐसी इक्वेशंस ड्राइव कर दी जो कि हमारे जो वेव इक्वेशन है उसको, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूल्स हैं उसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस उन्होंने ड्राइव कर दी। तो अब हम वही इक्वेशंस देखते हैं कि क्या था उन इक्वेशंस में और किस तरह से वो ड्राइव की थी। एक सिंपल वर्जन उसका तो वो बनाते हैं हम कि ऐसा क्या लेंथ लें, ऐसा क्या एक्स वाई जेड लें, टाइम लें जो ऐसे ही हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दे। ठीक है, तो वो अब मैथमेटिकल इक्वेशंस हम बनाने लगे हैं। ओके, तो कैसे बनाएं? मैथ्स तो करेंगे लेकिन आधार क्या रखें, उसका बेस क्या रखें? तो बेस देखो, मान लो जैसे हम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में मानते हैं कि ये O पॉइंट है, ये एक्स वाई जेड कहीं पे भी ले लो, ये जेड हो गया या ये y हो गया, ये x हो गया और ये z हो गया, यही वाला मान लिया मैंने। ठीक है, और इसी s फ्रेम के ऊपर
एक और फ्रेम है, लेट्स से एस डैश, जिसका ये एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश इस तरह से है, और ये फ्रेम में, ये फ्रेम जो 0 पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, ये मूव कर रहा है, इसके साथ अब मूव करना शुरू करता है और आगे चला जाता है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डिस्टिंक्शन के लिए, और ये आगे किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में आगे जा रहा है। किस वेलोसिटी से, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया जेड डैश, कैपिटल मान लेते हैं चाहे, ओके, ये भी कैपिटल मान लेते हैं, तो इससे थोड़ा और एक्सिस के डायमेंशन कैपिटल है, पॉइंट मानेंगे तो हम स्मॉल मान लेंगे, ओके। ये हो गया, ये पॉइंट हो गया ओ डैश, किस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है। तो t टाइम में v वेलोसिटी से ये फ्रेम कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज vt, ऐसे कवर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस डैश फ्रेम, जो कि इनिशियली वहां पे था और थोड़े टाइम t के बाद उसकी पोजीशन आगे है। मैंने ध्यान रखना रजे ऊपर बनाया थोड़ा सा, लेकिन इसलिए ताकि वो सुपर इम्पोज ना हो। मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस में है, सिर्फ एक्स एक्सिस में, वाई में नहीं ले रहे हम, ठीक है, जेड में भी नहीं ले रहे, वाई जेड सेम रहेंगे, ओके। तो अब मान लो यहां से कोई पॉइंट पे लाइट सोर्स है, तो वो लाइट निकालेगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, है ना, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट इसे भी दिखेगा। तो लेट अस सपोज कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो एस फ्रेम को दिख रहा है, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो गलत बन गया, गलत बन गया, ये नहीं बनाना, ठीक है। बीच वाले जो है वो भी इरेज करने ही पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये भी मैं इरेज कर देता हूं पिक्चर की क्लैरिटी के लिए। तो ये कोई वेव फ्रंट है जो हमें ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ओके। इस फ्रेम से देख रहा हूं मैं, तो इस पे कोई भी जनरल पॉइंट देखूंगा मैं, ये लो यहां वाला ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा पॉइंट P X Y Z, ठीक है। और कितना टाइम बाद देख रहे हो, t टाइम के बाद। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे लोगे, c इंटू टी, क्योंकि c वेलोसिटी से वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे मूव कर रहा है, c वेलोसिटी से स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और वो स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां पे t टाइम के बाद यहां पे पहुंच गया, तो मैंने उसे बना लिया। पर दूसरे फ्रेम से देखेंगे जब इसके विद रिस्पेक्ट टू, तो ये सेंटर होगा ना, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ ऐसा दिखेगा, ये ओरिजिन है। यहां से पॉइंट P जो है वो P डैश बन जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स x डैश, y डैश और z डैश हो जाएंगे। और इसका डिस्टेंस यहाँ पे अगर देखोगे, वही पॉइंट दिखा रहा हूं सिर्फ थोड़ा सा अलग करके, तो c वेलोसिटी से t डैश टाइम, तो जो इस फ्रेम में टाइम t है वो उस फ्रेम में टाइम t डैश है। x y z बिकम्स x डैश, y डैश, z डैश, ओके, ये हो गया। और वेव, हम सिंपल इक्वेशन से, रेडियस वाली इक्वेशन से ही क्या बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, इक्वल टू सी टी स्क्वायर। और ऐसे ही अगर दूसरे फ्रेम में बात करोगे तो ये हो गया वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी टी डैश स्क्वायर। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चल जाएगा काम। मैंने वही पॉइंट, वही सर्कल, वही वेव फ्रंट दो अलग अलग फ्रेम्स में दिखा दिया, कोऑर्डिनेट से आपको पता लग जाएगा, उसी की तरह से बात कर रहे हैं। और ये इक्वेशन उसकी बना दी जो रेडियस की इक्वेशन है जनरल, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक चीज और देख लो, उसके बाद बस मैथमेटिक्स है, उसके बाद और कुछ नहीं करना, ओके। तो क्योंकि वो x से फ्रेम में x डायरेक्शन में आगे जा रही है, तो अगर कोई डिस्टेंस
यहां से देखो इस पॉइंट को, अगर वो इस फ्रेम में, देखो मैं दोबारा बना रहा हूं, ये हो गया पहला एक्सिस, ये हो गया दूसरा एक्सिस, ठीक है। ये कितना मूव किया, v इंटू टी टाइम में v वेलोसिटी से इतना मूव आगे कर गया। ये s डैश फ्रेम है, ये s फ्रेम है, ये o पॉइंट है, ये o डैश पॉइंट है। तो अगर कोई बॉडी यहां पे रखी है, यहां पे, तो उसका x कितना है, इतना, और x डैश कितना है, वो है इतना, राइट। o डैश से डिस्टेंस x डैश, o से डिस्टेंस x। तो अगर हम x में से vt को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, x डैश, राइट। हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया था, तो हम लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। ये पहला पॉइंट है। फिर y डैश इज इक्वल टू, चेंज ही नहीं हो रहा, y में तो हम मूव ही नहीं कर रहे, मूव करते तो सोचते, और z डैश इज इक्वल टू z, ये भी ठीक है, चेंज ही नहीं कर रहे तो सोचते नहीं, तो अब क्या सोचना है ना। अब रहेगा फोर्थ वेरिएबल, और वो इंपॉर्टेंट है। एक पहले को भी डिपेंड करेगा, दूसरे पे भी डिपेंड करेगा। फोर्थ वेरिएबल है टाइम, तो हम लिखेंगे t डैश। अब इस थ्योरी में क्या था, यहां पे असम्पशन में क्या था कि स्पेस एंड टाइम, पहले हम मानते थे स्पेस एंड टाइम आर इंडिपेंडेंट, मतलब उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। पर यहां से हमें पता लगा, थ्योरी से पता लगा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक। तो टाइम में आप सिर्फ टाइम ही नहीं लोगे, आप कुछ स्पेस वाला फैक्टर भी लोगे, ठीक। तो कॉन्स्टेंट्स लगा लेते हैं साथ इसके साथ m लगा लेते हैं, इसके साथ n लगा लेते हैं, mt प्लस nx। टाइम में टाइम और स्पेस दोनों लेना पड़ेगा, तो ये दो कांस्टेंट उस हिसाब से आ गए। अच्छा, स्पेस में भी यही काम करना है। स्पेस में आप सिर्फ स्पेस वाला ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ और फैक्टर होगा जो शायद टाइम की वजह से आए, और वो फैक्टर हम यहाँ लगाएंगे कांस्टेंट k की फॉर्म में। तो ये हमारी 4 इक्वेशंस बन गई, जो एक फ्रेम की वेरिएबल्स को दूसरे फ्रेम के वेरिएबल्स के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, ये कनेक्ट करती है उसके साथ। और हमारा टारगेट क्या है इसमें, हमारा टारगेट क्या है, k नहीं पता कितना है, m नहीं पता कितना है, और n नहीं पता कितना है, ये तीनों वेरिएबल निकालना। जैसे ही ये तीनों वेरिएबल निकलेंगे हमारा काम खत्म, हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट। ओके, देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक पॉज कर लो, आराम से समझ लो, सोच लो। ओके, चलो तो ट्रांसफॉर्मेशंस करना शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, बस बाकी का मैं डायग्राम इरेज कर रहा हूं सब कुछ, और हमारा टारगेट हमें क्लियर है, मैथमेटिक्स करना है सिर्फ। डायग्राम से समझ में भी आ गया क्या थ्योरी लगाई है हमने। अब सिर्फ इतना काम है कि आपको ये मैथमेटिक्स लगा के और सॉल्व करना है सिर्फ। ओके ओके, चलो चेक करो। तो हम इस इक्वेशन में ये वाले नंबर्स भरने वाले हैं, भर दो। एक्स डैश स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं मैं पहले पूरे पे लिखता हूं, एक्स माइनस वी टी होल स्क्वायर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर हो गया, वाई डैश सेम रहेगा, जेड डैश सेम रहेगा, है ना। तो यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू टी डैश मतलब ये एम टी प्लस एन एक्स स्क्वायर, एन एक्स स्क्वायर। ओके, अब के स्क्वायर के साथ सारा सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और आगे आएगा एम स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mn(t)x। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अलग, तो यहां से आएगा के स्क्वायर और वहां से भी एक टर्म है ना ये वाली सी स्क्वायर एन स्क्वायर, माइनस कर दो सी स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म। ओके ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म्स प्लस जेड स्क्वायर वाली टर्म, बाकी जो बच गई वो भी लिख देता हूं। तो टी स्क्वायर वाली टर्म उधर ले जाएंगे, पर पहले जो बच गई वो लिख दो। तो बाकी कौन सी बची, x इंटू टी वाली टर्म, राइट। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हम ले गए, वाई स्क्वायर वाली हमने लिख ली, जेड स्क्वायर वाली लिख ली, एक्स स्क्वायर वाली यहां से भी लिख ली। ठीक है, तो अब लिखते हैं एक्स और टी वाली, तो यहां से होगी के स्क्वायर इंटू 2v माइनस 2v के स्क्वायर, और ये वाली टर्म भी उधर जाएगी एक्स टी वाली, तो ये बन जाएगी माइनस, मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूं और माइनस बाहर निकाल के इसे ब्रैकेट लगा देता हूं। ओके, 2v के स्क्वायर और यहां से आएगी 2mn सी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा फिर 2mn सी स्क्वायर, ये टर्म है किसकी, x इंटू टी की। ओके, इज इक्वल टू यहां पे लिख रहा हूं सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर वाली टर्म एम स्क्वायर, सी स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहां पे भी एक टी स्क्वायर है ना, ये उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर और बाहर क्या है टी स्क्वायर। चेक कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स अलग, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की अलग, टी स्क्वायर की अलग, और एक बच गई एक्स इंटू टी की वो अलग, तो सारी टर्म्स को सिर्फ सेग्रीगेट किया और कुछ नहीं किया। इस तरह से हो गया। ओके, आगे क्या आएगा, आगे बताओ। अब देखो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर होनी चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि सारे फिजिकल लॉज सेम रहते हैं। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म होगी एक फ्रेम में, दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वही आनी चाहिए। तो अब आप क्या करो, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 हो गया पहली इक्वेशन। दूसरी वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर की जगह पे एक्स टी वाली कोई टर्म नहीं है, यानी कि 2v के स्क्वायर प्लस 2mn सी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि एक्स टी वाली कोई टर्म ही नहीं है। तीसरी टर्म टी स्क्वायर वाली और सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या है टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, चल जाएगा काम, ठीक है। तो हो गया ये, बस अब आपका काम बड़ा सिंपल है। कितनी इक्वेशंस हैं 3, कितने वेरिएबल्स हैं 3, के एम एन। आपको इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, इतना ही काम है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहां पहले ये देखो 0 है ना, तो मैं यहां से 2 बाहर निकाल सकता हूं, 2 कॉमन, और तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, 2 निकल जाएगा। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 मैं इन तीनों को सॉल्व करने के देखूंगा। तो आप देखो कि अगर इस इक्वेशन को मैं v से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं ये, तो ये v के स्क्वायर ये v के स्क्वायर कट जाएंगे दोनों, है ना, तो इसमें से k गायब हो जाएगा और इक्वेशन किस में आ जाएगी m और n में। करके देखो। सो दिस इज, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिखता हूं v के स्क्वायर माइनस v सी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू v, और ये क्या है v के स्क्वायर
प्लस एम एन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस करो, साइन प्लस माइनस बाद में कर लेंगे। तो ये क्या बना, वी के स्क्वायर से वी के स्क्वायर कैंसिल, ये बना माइनस वी सी स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये माइनस एम एन सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी प्लस वी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस उधर ले जाओ, इसे प्लस कर दो और ये उधर ले जाओ, चल जाएगा काम। जरूरत पड़ेगी तो इसे यूज कर लेंगे। ओके, दूसरी इक्वेशन देखो, इसमें वी के स्क्वायर है, इसमें वी स्क्वायर के स्क्वायर है, तो इसे वी से मल्टीप्लाई करो और इसके साथ प्लस कर दो, इसके साथ प्लस कर दो, है ना। तो यह बन जाएगा वी एम एन सी स्क्वायर, सिर्फ इतना, वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वी एम एन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जीरो ही रहेगा। प्लस ये करोगे तो प्लस ये वाली टर्म प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू क्या बचेगा, सी स्क्वायर। आई होप ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया है, 1 को v से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 2 को माइनस कर दिया। ठीक है, और दूसरी बार हमने क्या किया है, 2 को v से मल्टीप्लाई किया और उसे 3 में ऐड कर दिया, और वहां से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, ये दो इक्वेशंस आ गई। ओके ओके, चलो आगे देखते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब यहां से आगे इन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे, इन इक्वेशंस को यूज करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो इस इक्वेशन को देखो, अभी सी स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, यहां 1 बचेगा, तो यहां क्या बच गया, 1। इक्वेशन क्या है, इसी के आगे लिख रहा हूं, v, यहां बचा m और n प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1। अब m स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो v m n इज इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, और n को यहीं रख लो, बाकी सब उधर ले जाओ, तो ये चला जाएगा अपॉन में, v और m चला जाएगा अपॉन में, v और m। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, n की वैल्यू m की टर्म्स में 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन v इंटू m। ओके, अब ये वाली वैल्यू n की, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। तो हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, इक्वेशन 4 और 5। अब इक्वेशन 5 को यूज करके हमने n को इन टर्म्स ऑफ m लिख लिया, है ना, इन टर्म्स ऑफ m लिख लिया, और अब वो वैल्यू हम 4 में पुट करेंगे, 4 में पुट करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, देखो पुट करके क्या बनेगा, वी सी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को मैं लिख देता हूं ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर, प्लस एम सी स्क्वायर एन, एन को मैं लिख देता हूं 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन वी इंटू एम इक्वल टू है माइनस वी। सिंपल चीज है, जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल दो, काटता है काट दो, m से m कट गया, एक v से एक v कट गया, कॉमन क्या निकलता है, सी स्क्वायर अपॉन v, सी स्क्वायर अपॉन v कॉमन है, ऊपर 1 माइनस एम स्क्वायर कॉमन है, बाकी क्या बच गया, यहां बचा 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, और यहां बचा प्लस 1 और इक्वल टू माइनस वी। ठीक है, अच्छा ये कितना आएगा, अब ये कितना आएगा, इसे देखें तो एलसीएम ले लो, एम स्क्वायर
ये हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, है ना। और बाहर एक 1 माइनस एम स्क्वायर तो है ही है, और बाकी मैं उधर ले जाता हूं तो v उधर ले गया और c स्क्वायर उधर ले गया, तो ये बन गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, v उधर जाके माइनस वी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर अपॉन में जाके सी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म सामने वाली हो गई और ये वाली टर्म मेन हो गई। इसमें ये कट गया तो ये बच गया सिर्फ 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। इसको भी मैं फिर से इस एम स्क्वायर को पहले 1 पे लगा दो, ये हो गया 1 अपॉन एम स्क्वायर, और ये हो गया माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये -1, ये -1 उधर जाके हो जाएगा +1, तो हमारे पास आ गया, इसी के आगे देखो 1 अपॉन एम स्क्वायर आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, और इसी को अगर आप लिखोगे आगे एम स्क्वायर को लिखोगे, एम स्क्वायर को, तो आएगा वो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और अगर आप m की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा इसका अंडर रूट 1 अपॉन दिस, दैट्स इट। चल जाएगा काम, देख लो आराम से। यहां तक हम पहुंच गए और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया, m इज इक्वल टू 1 बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो हमारे पास m आ गया। एक बार बाकी का इरेज कर देता हूं मैं, ये भी नहीं चाहिए, इसे भी इरेज कर देता हूं। ओके, और ये भी नहीं चाहिए, इसे भी इरेज कर देता हूं। इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है। तो ये इक्वेशंस हमारे पास शुरू वाली थी। इसमें मैं एक और चीज लिखना चाह रहा हूं, अगर मैं एम स्क्वायर निकालूं तो वो कितना होगा, वो होगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बन जाएगा और सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो ये एक सिंपल स्टेप है, एम स्क्वायर निकाल लिया हमने। और अब आप देखोगे यहाँ पे एम स्क्वायर आ रहा है, इस इक्वेशन से हम k निकालते हैं तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर आ रहा है ना। तो यहाँ से सीखते हैं कि कितना होगा, तो k स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं देखूं तो k स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम स्क्वायर -1, सी स्क्वायर -1, राइट। तो क्या करें, एम स्क्वायर -1 कर देते हैं। देखो वो हो जाएगा सी स्क्वायर सेम और अंदर आएगा सी स्क्वायर, और जब आप एलसीएम लोगे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का, तो यहां पे आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, राइट, क्योंकि माइनस हो रहा है ना माइनस की वजह से दोनों का साइन चेंज हो गया। तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा और ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और इक्वल टू है के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर भी कट गया, तो के स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से ये वी स्क्वायर काट दो और बाकी बचा हुआ जो है वो सारा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इतना ही तो एम स्क्वायर था। तो यही इक्वल आ गया के स्क्वायर के। ठीक हो गया, इजी हो गया। ओके, और ये 3 इक्वेशंस थी हमारी पहले वाली जिनसे हम सारा काम कर रहे थे। तो अब इस इक्वेशन में, अगर सेकंड इक्वेशन में अगर आप k इक्वल टू एम पुट कर दो, जो कि हमने निकाल लिया, k इक्वल टू एम, k इक्वल टू एम निकाल लिया, तो यहां से क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी v
एम स्क्वेयर प्लस एम एन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब n निकालना है, एक m कॉमन है, एक m कम कर दो और n क्या हो गया, n हो गया ये माइनस वी एम उधर ले जाओ, माइनस वी एम अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन में ले जाओ, ये हो जाएगा दिस। तो अगर हम इसे पुट कर दें तो n हो जाएगा माइनस वी और m कितना है अपॉन दिस अपॉन सी स्क्वेयर और इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। या फिर मैं सीधा सीधा यहाँ पे n को ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस वी एम अपॉन माइनस वी अपॉन सी स्क्वेयर इंटू एम। ओके, दैट्स इट। ये सारी इक्वेशंस हो गई हमारी, सारे रिलेशंस हमने के वाई एक्स एन एम निकाल लिए। अब ये फाइनल पुट करके लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस बनेगी, उन्हें देख लेते हैं जल्दी से। आर्टिकल थोड़ा सा लंबा है, मैथ्स ज़्यादा है। जब आप एक बार पहली बार समझाना होगा तो लंबा लगेगा, जब आप एक बार कर लोगे तो आपको छोटा लगेगा, दूसरी बार आप और छोटा लगेगा। तो आप सिंपल मैथ्स करके याद कर सकते हो, ठीक है, और उसी से आपका काम बन जाएगा। तो हमारे पास लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस क्या थी? लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन थी x इज इक्वल टू एक्स डैश इज इक्वल टू के बाहर और x माइनस वी टी, के की वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या बन गया x माइनस वी टी डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है m के बराबर, m की कितनी है दिस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। एक्स डैश हो गया, वाई डैश इज इक्वल टू कितना है y है, z डैश इज इक्वल टू कितना है z है, t डैश इज इक्वल टू कितना है, हमने लिखा था m t प्लस n x, है ना। अब m और n को पुट कर दो, पहले n पुट करते हैं, ये हो जाएगा m t माइनस वी m x अपॉन सी स्क्वेयर। अब m की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर और अपॉन में आएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई जो आपको याद रखनी है, जो आपको हर टाइम पे पता होना चाहिए। एक बार फिर से कंक्लूड करके सिंपली लिख सकते हो x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z एंड t डैश इज इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ओके, बाकी सब कुछ अब हमारे किसी काम का नहीं है, हमारी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस निकल गई, वैल्यूज निकल गई, काम खत्म। सिर्फ क्रॉस चेक करना है कि जो कंडीशंस हमने शुरू में ली थी या जो मान के हमने इन्हें फॉर्म किया था वो फॉलो हो रही हैं क्या। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, लीनियर है, पता लग रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज देखते हैं, मान लो केस 1 v इज इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या बनेगा, v को 0 पुट कर दो, ये खत्म और ये भी खत्म, तो ये हो गया x अपॉन अंडर रूट 1, यानी कि x डैश इज इक्वल टू x। और ऐसे ही y z तो है ही है, t डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो t डैश इज इक्वल टू t, यानी कि ये हो गई आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ओके। अच्छा, सेकंड एक और देखो, जब v लेस देन c है तो क्या होगा। अब यहाँ पे v अपॉन सी जहां पे भी आए, v अपॉन सी उसे 0 पुट करना है, v को नहीं 0 पुट करना, v अपॉन सी को 0 पुट करना है, ध्यान रखना। तो v अपॉन सी 0 यानी कि ये 1, तो ये बन गया x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे v अपॉन सी 0 और ये v अपॉन सी 0, यानी कि t डैश इज इक्वल टू t। तो यही तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी, किया हुआ है ना, यही तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें सिर्फ x डैश x चेंज होता है और कोई नहीं चेंज होता। ओके, तीसरी चीज
और क्या था, और था कि अगर हम अभी x डैश को इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे हैं, हमने ये लिखा x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये लिखा हमने x और t की टर्म्स में x डैश को। अगर मुझे x को लिखना हो x डैश और t डैश की टर्म्स में, तब क्या करेंगे, तब करेंगे सिंपली v को माइनस वी कर देंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे v को माइनस वी पुट करो, ये बन जाएगा प्लस, तो ये लगा दो प्लस अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर का माइनस और माइनस वी का, ये माइनस वी का होल स्क्वायर सेम ही है, तो ये यही रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस से रिप्लेस भी कर दिया, तब भी ये सेम रहेगा, ऊपर सिर्फ प्लस हो जाएगा माइनस की जगह। और ऐसे ही t में भी ये हो जाएगा t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम फैक्टर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये भी फॉलो हो रहा है, राइट, तो ये भी हो रहा है आराम से, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस निकल गई हैं। ये आपको हर टाइम पे याद होनी चाहिए। इन्हीं से इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस भी निकल सकती हैं, तो चाहे आप s से s डैश पे जाओ या s डैश से s पे जाओ, सेम आंसर है, आप निकाल सकते हो आराम से। ओके, चलो ठीक है। और मैं आपको आगे रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन बताऊंगा, तो उसमें आप देखोगे कि लाइट की वेलोसिटी हमेशा c ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हम अगले आर्टिकल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लंबा आर्टिकल है, थोड़ा सा अच्छे से करके आना, बाकी काम अगली क्लास में अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब करेंगे। यहाँ तक लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन और पोस्टुलेट्स ऑफ STR, दो चीज़ें हो गई, बेसिक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, पोस्टुलेट्स ऑफ STR और लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस का फुल प्रूफ विद ऑल द मैथमेटिक्स कर लिया हमने, ये आपको हर टाइम पे याद होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं।